फिर मैंने मन ही मन सोचा, 1 साल पहले से मैं यही योजना बना रहा था, कैसे इन सबको एक ही जाल में फंसाऊं। असल में वे शेल्टर कभी बचाने के लिए बने ही नहीं थे, वो उनकी कब्रें थी। तभी सिस्टम का एक और मैसेज आया, बधाई हो, आप सबसे ज्यादा दुश्मन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, आपको अतिरिक्त इनाम दिया जाता है, आगे भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ये पढ़कर मैं हंसने लगा, क्योंकि इस दुनिया का नियम साफ था, प्रलय की दुनिया में कमजोर लोग शिकार बनते हैं। समय बीतता गया, 4 महीने बाद आखिरकार बारिश रुक गई, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा, और फिर कई महीनों बाद सूरज दोबारा उगा। उसकी रोशनी उस धरती पर पड़ रही थी जो अनगिनत आत्माओं की यादों से भरी हुई थी। सबने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार 7वीं आपदा खत्म हो गई थी। सिस्टम ने घोषणा की कि 101 खिलाड़ी पहली लेवल यानी प्रलय वाली बाढ़ से बच गए हैं। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि तुरंत दूसरी लेवल का ऐलान हुआ। अब ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स शुरू होने वाला था। इतने में एक खिलाड़ी घबराकर गिर पड़ा और बोला, तुमने तो कहा था कि इस बार कोई खतरा नहीं होगा। तब सामने वाला जवाब देता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि दुनिया में कोई खतरा या दुख नहीं होगा, असली मुश्किलें तो अभी बाकी थी। अब सब लोग अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले थे। सभी अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कौन सी क्षमता मिलेगी। तभी लियू रुयांग ने मेन कैरेक्टर को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, ज़ॉम्बी वाली दुनिया में तुम अकेले नहीं बच पाओगे। अगर तुम मुझे अपने कुछ सामान दे दो और अपनी लोकेशन बता दो तो मैं आकर तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन मेन कैरेक्टर को उसकी असलियत पहले से पता थी। लियू अपनी खास शक्ति से लोगों का प्यार और भरोसा जीत लेता था। इसी वजह से बाढ़ के समय उसके पड़ोसी उसे सामान देते रहे, और जब बचाव टीम आई तो उसे सबसे पहले बचा लिया गया। वो रास्ते भर दूसरों की सहानुभूति और देखभाल का फायदा उठाता रहा, और खुद के लिए दूसरों के बचने का मौका भी छीनता रहा। मेन कैरेक्टर ने उसकी चाल समझ ली और साफ मना कर दिया। उसने कहा, माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे यह भी समझ आ गया था कि लियू को उसके अमीर होने की बात पता थी, और यह सिर्फ संयोग नहीं था। बाढ़ की आपदा खत्म होने के बाद भी हालात और खराब हो गए। अब ज़ॉम्बी संकट शुरू हो चुका था और दुनिया की हालत एकदम बिखर गई थी। अलग अलग देशों की सामाजिक व्यवस्था अचानक टूट गई। शुरुआत में साधारण ज़ॉम्बी से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब वायरस बार बार फैलने लगा और उसमें बदलाव यानी म्यूटेशन होने लगे। जैसा मेन कैरेक्टर ने सोचा था, कुछ खास तरह के बुद्धिमान ज़ॉम्बी और सुपर पावर वाले ज़ॉम्बी पैदा होने लगे। नियम यह था कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी सुपर पावर वाले इंसान का मांस खा लेता तो वो उसकी शक्ति भी हासिल कर लेता था। मतलब अब दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। दुनिया का इंटरनेट सिस्टम पहले ही खत्म हो चुका था। अब लोग सिर्फ रेडियो के जरिए जानकारी भेज रहे थे। लेकिन मेन कैरेक्टर आम लोगों जैसा नहीं था। उसके पास आसमान में मौजूद कुछ सैटेलाइट्स थे जिनसे वो पूरी धरती को लाइव देख सकता था। धीरे धीरे खिलाड़ियों की संख्या कम होती गई और अब सिर्फ 730 खिलाड़ी बचे थे। आज नए साल का दिन था, लेकिन दुनिया में किसी के पास जश्न मनाने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ मेन कैरेक्टर आराम से बैठकर चाइनीज न्यू ईयर का खाना खा रहा था और एपोकैलिप्स से पहले वाला आखिरी टीवी कार्यक्रम देख रहा था। लेकिन अचानक उसके मन में दुख आया। उसने सोचा कि वो असली दुनिया में मर चुका है और उसका परिवार कितना दुखी होगा। चाहे वो इस बर्बाद दुनिया में आराम से रह रहा हो, लेकिन घर जैसी गर्माहट कहीं नहीं मिल सकती। तभी उसने फैसला किया, उसे हर हाल में वापस जाना है और अकेला विजेता बनना है। फिर उसने अपने खाने की तस्वीर खींची और किसी को भेज दी। अगले ही मिनट वो फोटो दुनिया के पब्लिक स्क्रीन पर डाल दी गई। बाकी खिलाड़ियों को देखकर गुस्सा आ गया। सब लोग भूखे मर रहे थे और वो आराम से दावत उड़ा रहा था। लोग गुस्से में कमेंट करने लगे, हमें तो गर्म खाना भी नहीं मिल रहा और ये आराम से पूरी दावत खा रहा है। किसी ने धमकी दी, अगर तू मिला तो मैं तुझे मार दूंगा। मेन कैरेक्टर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, पहले मुझे ढूंढ तो लो। फिर उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और उन 30 खिलाड़ियों की प्रोफाइल देखने लगा जिनकी जानकारी उसने पहले से इकट्ठा की थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया खत्म होने से पहले ही उसने अपने जासूस और भाड़े के सैनिक हर जगह फैला रखे थे। वे सैनिक दुनिया भर में बचे हुए खिलाड़ियों की लोकेशन और उनकी ताकत कमजोरी पर नजर रख रहे थे। क्योंकि मेन कैरेक्टर ने उन्हें सामान और संसाधन दिए थे, इसलिए वे अब भी उसी के लिए काम कर रहे थे। इस दुनिया में अब पैसे की कीमत नहीं थी, असली ताकत खाने और सामान की थी। और इस समय पूरी दुनिया 7 बड़ी ताकतों में बन चुकी थी, जिनमें सबसे पहली ताकत थी सेना। दुनिया की पहली बड़ी ताकत सेना थी। उनके पास बहुत बड़ा हथियारों का भंडार और मजबूत बेस था, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान कुई यिंगनू ने अपनी माइंड कंट्रोल शक्ति से सेना के एक बड़े लीडर को अपने काबू में कर लिया। दूसरी बड़ी ताकत थी ज़ॉम्बी समूह। इनमें कुछ बहुत खतरनाक और खास ज़ॉम्बी मौजूद थे। वे इंसानों और खिलाड़ियों को काटकर मारते थे
और उनकी शक्तियां भी अपने अंदर ले लेते थे। इनके बीच एक ज़ॉम्बी किंग भी था और उसके आसपास उसके खास साथी रहते थे जो उसकी रक्षा करते थे। तीसरी बड़ी ताकत थी गैंगस्टर्स की। दुनिया खत्म होने से पहले ही नंबर 128 एक बेहद खतरनाक देश का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता था। उसने अपनी शक्ति से कई गैंगस्टर्स को अपने साथ मिला लिया। उसके नेतृत्व में गैंग आम लोगों को लूटकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। बाकी बचे हुए 26 खिलाड़ी भी इन तीन बड़ी ताकतों में से किसी न किसी के साथ जुड़ चुके थे। नंबर 128 के पास गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को कंट्रोल करने की शक्ति थी। एकेडमिक लड़ाई में उसकी ताकत बहुत खतरनाक थी और लगभग कोई खिलाड़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मेन कैरेक्टर को पता था कि दिखने में ताकतवर होने के बावजूद गैंगस्टर्स की पूरी टीम असल में सबसे कमजोर थी। उसने नंबर 128 की प्रोफाइल पर पेन से टैप करते हुए कहा, शुरुआत तुमसे करेंगे। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की कि अब सिर्फ 30 खिलाड़ी बचे हैं और आगे गेम की कठिनाई पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब गेम की तीसरी लेवल शुरू हो गई, अत्यधिक ठंड वाला महाद्वीप। ये सुनते ही कई लोग घबरा गए क्योंकि दुनिया खत्म हुए 1 साल और 5 महीने हो चुके थे। लगभग सभी लोगों का खाना और संसाधन खत्म होने की कगार पर थे। लोग डरकर सोचने लगे, अगर इतनी भयानक ठंड आई तो क्या इस ग्रह के सारे इंसान मर जाएंगे? तभी यिंगनू ने मेन कैरेक्टर को चुपके से मैसेज भेजा और घमंड से कहा, उस समय पूरी धरती पर सिर्फ ज़ॉम्बी ही जिंदा बचेंगे और मैं भी। तुमने मुझे ठुकराया था, उसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होगा। उसने एक फोटो भी भेजी जिसमें वो ज़ॉम्बी किंग के साथ खड़ी थी। जितनी ज्यादा शक्तियां ज़ॉम्बी किंग निगलता जा रहा था, उतना ही वो इंसानों जैसा दिखने लगा था। उसकी लाल आंखें और सफेद चेहरा देखकर किसी को भी डर लग सकता था। मेन कैरेक्टर ने यह देखकर मन ही मन कहा, अगर ऐसा है तो तुम दोनों को भी खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद पूरी धरती पर भयानक ठंड फैलने लगी। यहां तक कि मेन कैरेक्टर जिस ट्रॉपिकल द्वीप पर था वहां भी असर पड़ गया। बहुत तेज बर्फीला तूफान आया जिसने हर चीज हिला दी। सबसे पहले आसमान की बिजली व्यवस्था टूटने लगी। हवा और समुद्री लहरों से चलने वाले पावर प्लांट भी बुरी तरह प्रभावित हुए। अच्छी बात यह थी कि मेन कैरेक्टर के भूमिगत किले में बैकअप न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी काम कर रहा था। उधर गैंगस्टर्स की हालत पहले से ही खराब थी। वे लोगों से लूटकर जी रहे थे, इसलिए उनके पास स्थिर संसाधन नहीं थे। अब उनके अंदर आपसी झगड़े शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कई शक्तिशाली खिलाड़ी एक एक करके मरने लगे। तभी मेन कैरेक्टर ने दुनिया की चैट विंडो से नंबर 128 को निजी संदेश भेजा, नंबर 128, हमारे बीच एक सौदा कैसा रहेगा? मैंने तुम्हारे इलाके में पहले से कुछ चीजें छुपा रखी है, उन्हें ढूंढ लो तो शायद तुम जिंदा बच सकते हो। जल्दी नंबर 128 ने जवाब दिया, तुम आखिर चाहते क्या हो और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मेन कैरेक्टर बोला, मुझे ज़ॉम्बी किंग को खत्म करना है। मैंने जो वैज्ञानिकों की टीम बनाई थी उन्होंने ज़ॉम्बी के लिए एक एंटीडोट तैयार किया है। इसे ज़ॉम्बी पर छिड़कते ही वे खत्म होने लगेंगे। लेकिन मेरी समस्या यह है कि मेरी खुद की लड़ने की शक्ति लगभग 0 है। तुम 30 बचे खिलाड़ियों में सबसे ताकतवर हो, इसलिए सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। उसने आगे कहा, हम इंसान भयंकर ठंड से डरते हैं लेकिन ज़ॉम्बी नहीं। जितना समय बीतेगा ज़ॉम्बियों के जीतने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। मेरे पास चाहे जितने भी संसाधन हो, एक दिन वे भी खत्म हो जाएंगे और अगर ज़ॉम्बी किंग के पास मौजूद नंबर 101 जीत गया तो आखिर में वही अंतिम विजेता बनेगा। मेन कैरेक्टर ने समझाया कि ज़ॉम्बी किंग इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी खिलाड़ी अकेले उसे नहीं मार सकता, लेकिन उसके पास एक फायदा था, एंटीडोट। नंबर 128 का भरोसा जीतने के लिए उसने अपने सैनिकों के जरिए एंटीडोट और कुछ जरूरी सामान भेज दिया। नंबर 128 सोचने लगा कि अगर आखिर में सिर्फ वो और मेन कैरेक्टर बचे तो वो आसानी से उसे मार सकता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर सबसे कमजोर खिलाड़ी दिखता था। इसलिए उसके साथ हाथ मिलाना अभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। फिर एक बर्फीली रात में सैकड़ों ड्रोन उड़ते हुए ज़ॉम्बियों के इलाके की तरफ पहुंचे। उस समय ऊपर कमरे में ज़ॉम्बी किंग और लियू रुयांग मौजूद थे। ज़ॉम्बी किंग की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी, इसलिए उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस कर ली। वो धीरे से उठा और जाने से पहले उसने लियू रुयांग पर कंबल भी ठीक से डाल दिया। इससे साफ था कि वो उसकी बहुत परवाह करता था। तभी आसमान से बर्फ के साथ एंटीडोट की बारिश शुरू हो गई। जिन ज़ॉम्बियों के ऊपर वो दवा गिरी, वे दर्द से तड़पने लगे और धीरे धीरे खून में बदलकर खत्म होने लगे। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग आगबूला हो गया। वो ऊपर से कूद पड़ा और अपने हाथों से ऊर्जा की किरणें निकालकर कई ड्रोन नष्ट कर दिए। उसी समय नंबर 128 खिलाड़ियों को लेकर वहां पहुंच गया। उसने अपनी ग्रेविटी शक्ति चालू की और ज़ॉम्बी किंग को जमीन पर दबा दिया। इतना ताकतवर ज़ॉम्बी किंग भी कुछ पल के लिए अपना हाथ तक नहीं उठा पाया और बाकी खिलाड़ी तुरंत उसकी तरफ हमला करने दौड़ पड़े। ज़ॉम्बी किंग ने अपने गले से एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाली। ये उसका संकेत था।
अंधेरे में छिपे ज़ॉम्बी तुरंत बाहर निकल आए। वे बहुत तेज थे, जैसे बंदर छलांग लगाते हों। उन्होंने खिलाड़ियों पर हमला कर दिया और कुछ खिलाड़ियों की गर्दन एक ही काट में उड़ा दी। उधर नंबर 128 ने अपनी ग्रेविटी शक्ति का दोबारा इस्तेमाल किया। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि आसपास की ऊंची इमारतें तक टूटकर गिरने लगी। बड़े बड़े पत्थर और मलबा ज़ॉम्बियों पर गिरा और उनके साथ ज़ॉम्बी किंग भी दब गया। तभी लियू रुयांग बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी नंबर 128 ने अपनी उंगलियां हिलाई और उसके पैरों के नीचे की बालकनी टूटने लगी। लियू घबराकर चीख पड़ी, लेकिन उसी पल ज़ॉम्बी किंग अचानक सामने आ गया और उसे बचा लिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अचानक ज़ॉम्बी किंग ने अपने हाथ से कई पतरी ऊर्जा जैसी लाइनें निकाली और उन्होंने नंबर 128 को जकड़ लिया। नंबर 128 हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ऐसी शक्ति भी है। फिर ज़ॉम्बी किंग ने हल्का सा हाथ खींचा और अगले ही पल नंबर 128 का शरीर टुकड़ों में बंट गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को एक बात का अंदाजा नहीं था। नंबर 128 के शरीर पर एंटीडोट के पैकेट छिपे हुए थे। जैसे ही उसका शरीर फटा, वे पैकेट भी फट गए। दवा हवा में फैल गई और सीधे ज़ॉम्बी किंग को घेर लिया। लियू चीखती रही और उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बी किंग दर्द से तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर पिघलने लगा और वो खून के एक ढेर में बदल गया। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बेस का पूरा इलाका बर्बाद हो गया। हर तरफ पत्थर, खून और मलबा पड़ा था। लियू रुयांग ये सब देखकर इतनी डर गई कि जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। जो जगह कुछ देर पहले उनका सुरक्षित ठिकाना थी, अब वो किसी नरक जैसी लग रही थी। लियू बर्फ में भाग रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। एक पैर गहरी बर्फ में धंसता, दूसरा मुश्किल से आगे बढ़ता। वो जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पैर फिसल गया और वो बर्फ की दरार में गिर पड़ी। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उधर दुनिया की पब्लिक स्क्रीन पर एक और घोषणा हुई। 12 खिलाड़ी और मर चुके थे। मेन कैरेक्टर शांति से अपनी नोटबुक निकाली और एक एक करके उनके नंबर काटने लगा। अब आखिर में सिर्फ एक बड़ा दुश्मन बचा था, शाओ योंग, जिसने सेना पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। शाओ योंग घमंड से बोला, मैं अब ये गेम खत्म करना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन वे सेना के सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है, जबकि मेरे पास मिसाइलें हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और लड़ाकू विमान है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। जवाब में मेन कैरेक्टर ने सिर्फ दुनिया की स्क्रीन पर एक मिडिल फिंगर वाला इमोजी भेज दिया। इससे शाओ योंग और गुस्से में आ गया। मेन कैरेक्टर को पता था कि कोई यिंगरुई की माइंड कंट्रोल शक्ति बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। सामने आए बिना वो अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए मेन कैरेक्टर आराम से अपने भूमिगत किले में छिपा हुआ था। तभी अचानक भविष्य द्वीप पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरने लगी। कई मिसाइलों ने पूरे इलाके पर हमला कर दिया, लेकिन काफी समय बाद भी मेन कैरेक्टर ऑफलाइन नहीं हुआ। शाओ योंग हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारा बंकर इतना मजबूत है तो मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूंगा। फिर वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना को लेकर वहां पहुंच गया। मेन कैरेक्टर ने पहले से जो चट्टानों और जालों की व्यवस्था की थी, उन्हें पार कर लिया गया। तभी शाओ योंग की नजर भूमिगत किले के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उसे लगा कि जीत अब उसके हाथ में है। वो मुस्कुराया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, भारी हथियारों से दरवाजा तोड़ दो। फिर सैनिकों ने बंकर के गेट पर लगातार गोले और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई बार की भारी बमबारी के बाद आखिरकार बंकर का गेट उड़ गया और अंदर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। शाओ योंग को लगा कि अब जीत पूरी तरह उसकी है। उसने तुरंत मेन कैरेक्टर को वीडियो कॉल की। कॉल उठते ही वो घमंड से मुस्कुराया और बोला, अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने सैनिकों को अंदर जाने का इशारा किया ताकि वे मेन कैरेक्टर को बाहर घसीट कर लाएं। लेकिन तभी वीडियो में दिखाई देने वाली चीज देखकर वो रुक गया। मेन कैरेक्टर बिल्कुल शांत बैठा था। उसके पीछे धरती नहीं, बल्कि
विशाल अंतरिक्ष दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? ध्यान से देखो, मैं कहां हूं? इतना बोलते ही अचानक फ्यूचर आइलैंड पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरे द्वीप पर परमाणु विस्फोट हो गया। वहां मौजूद हर चीज पल भर में मिट गई, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इस तरह के हमले से बचना लगभग नामुमकिन था। कोई यिंगरुई भी नहीं बच सकता था। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, खिलाड़ी नंबर 100 समाप्त हो चुका है। कुछ पल बाद अंतिम आवाज आई, बधाई हो खिलाड़ी नंबर 99, आप अकेले विजेता बने हैं। आपने सफलतापूर्वक गेम पूरा कर लिया है। लेकिन फिर कहानी एक बड़ा राज खोलती है। शाओ योंग के पास एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके पास खास शक्ति थी। वो तस्वीर देखकर उसकी लोकेशन और उस समय के अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पता कर सकता था। कोई यिंगरुई को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो कई बार वीडियो कॉल करके मेन कैरेक्टर की लोकेशन पता करना चाहता था। लेकिन मेन कैरेक्टर ने कभी कॉल स्वीकार नहीं की। बाद में जब मेन कैरेक्टर ने न्यू ईयर वाली फोटो भेजी तो शाओ योंग को लगा कि अब उसने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है। उसने सोचा कि पहले गैंगस्टर्स और ज़ॉम्बी किंग खत्म होने दो, फिर वो खुद जाकर आखिरी फायदा उठाएगा। लेकिन मेन कैरेक्टर पहले से उसकी चाल जानता था। वो फोटो असली गलती नहीं थी। उसने जानबूझकर वही फोटो भेजी थी ताकि शाओ योंग जाल में फंस जाए। ये सब मेन कैरेक्टर की पहले से बनाई हुई योजना थी। उसने वो फोटो जानबूझकर भेजी थी ताकि शाओ योंग को लगे कि उसकी असली लोकेशन फ्यूचर आइलैंड पर है और वो वहीं पहुंच जाए। असल में फोटो भेजने के तुरंत बाद ही मेन कैरेक्टर फ्यूचर आइलैंड छोड़ चुका था। उसने सिस्टम से पूछा, जो एक्स्ट्रा बोनस मुझे मिला था, क्या मैं उसे अभी इस्तेमाल कर सकता हूं? सिस्टम ने जवाब दिया, बिल्कुल। वो बोनस था किसी भी जगह टेलीपोर्ट होने का एक मौका। मेन कैरेक्टर ने अपने जरूरी सामान साथ लिए और उस शक्ति का इस्तेमाल करके सीधे एक स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन एक समस्या थी, सिस्टम ने उसे वापस धरती पर आने का विकल्प नहीं दिया था, इसलिए उसे गेम खत्म होने तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आखिरकार उसने गेम जीत लिया था और अब वो अपने घर वापस जा सकता था। रुको गाइस, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। अगर तुम्हें ऐसे ही मजेदार मैनहवा के एक्सप्लेनेशन पसंद हैं तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में।